नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्कूल वाला पर। स्कूल वाला लेकर आया है कक्षा 10वीं की गणित विषय की कक्षाएं, जिसमें हम अब बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की। पिछली कक्षाओं में हमने सबसे पहले वीडियो में प्रश्नावली 1 के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ा था। दूसरे वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को जाना। अब हम तीसरी वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने वाले हैं। वन शॉट वीडियो रहने वाला है। पूरी वीडियो में प्रश्नावली 1.2 आपको पढ़ाई जाएगी। अच्छा, 1.2 प्रश्नावली, पूरी प्रश्नावली अपरिमेय संख्याओं के बारे में, मतलब आपको यहाँ ये सिद्ध करना होगा प्रत्येक सवाल में कि दिया गया जो अंक है, दी गई जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम उस संख्या को परिमेय संख्या मानेंगे, फिर कुछ संक्रियाएं करेंगे। संक्रियाएं करने के बाद हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि प्रश्न जो दी गई संख्या है वो एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, सवाल करने से पहले छोटी सी बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, वो चीजें आप नोट करना, ठीक है। कुछ चीजें हैं, जैसे मैं बात करूं, अगर किसी संख्या परिमेय संख्या में, किसी परिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या जोड़ी जाए, यदि किसी परिमेय संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, परिमेय संख्या जोड़ी जाए, तो आप कहोगे कि क्या प्राप्त होगा, तो मैं कहूंगा कि परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कैसी संख्या प्राप्त होगी? जोड़ की। चलो इसी के साथ साथ मैं घटाव की संक्रिया भी साथ में लिख देता हूं कि यदि किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या आप जोड़ोगे या घटाओगे, ऐसी स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरी एक संख्या के बारे में बात कर लूं, यदि किसी परिमेय संख्या से, यदि किसी परिमेय संख्या से हम परिमेय संख्या का गुणा करेंगे, तब ऐसी स्थिति में क्या प्राप्त होगा? तब मैं कहूंगा कि ऐसी स्थिति में एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एक और में यही संक्रिया भाग में भी लागू होती है। यदि हम किसी परिमेय संख्या में भाग दें, किसका? परिमेय संख्या का ही, तो हमें ऐसी स्थिति में भी क्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये चार चीजें आप पहले नोट करो। यदि परिमेय संख्याएं आपस में जोड़ की, घटाव की, गुणा की, भाग की संक्रिया कर रही हैं, कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं, तब ऐसी स्थिति में किसी भी, चाहे आप प्लस की संक्रिया कर लो, माइनस की, गुणा की या भाग की, ऐसी स्थिति में हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन अगर एक संख्या परिमेय है और एक संख्या में ऐसी, मैं करेक्शन कर दूं, मैं क्या है कि कलर चेंज कर दूं, यदि इसी में मैं एक संख्या का करेक्शन कर दूं कि मैं एक संख्या को क्या कर दूं, अपरिमेय संख्या, एक संख्या को क्या कर दूं, अपरिमेय, तब ऐसी स्थिति में हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसी संख्या प्राप्त होगी? एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। सभी संक्रियाओं में, प्लस की में भी, माइनस की में भी, गुणा की में भी, एक संख्या अगर अपरिमेय है तो पूरी संख्या हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। भाग की संक्रिया में भी अगर एक संक्रिया, वो एक संख्या अपरिमेय है, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसी संख्या प्राप्त होगी? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। दो चीजें मैंने आपको समझाई। परिमेय संक्रियाएं, परिमेय संख्याएं अगर आपस में संक्रियाएं करती हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती हैं, लेकिन परिमेय संख्याएं जब अपरिमेय संख्याओं के साथ संक्रिया करती हैं, तब परिमेय संख्याओं पर कौन सी संख्याएं भारी पड़ती हैं? अपरिमेय संख्याएं। बस इतना याद रख लो आप। परिमेय संख्याओं पे कौन सी संख्याएं भारी पड़ती है? अपरिमेय संख्या। आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक जानकारी थी जो आपको अभी इन सवालों के अंदर उनकी जरूरत पड़ने वाली है। आप समझ गए, ठीक है। चलो मैं आगे, चलो अब हम सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इन सवालों में बेसिक रूप से है कुछ नहीं, बहुत बड़ी संक्रियाएं नहीं करनी, बहुत बड़े गुणा भाग नहीं करने, ऐसा कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है। एक तो कुछ लाइनें हैं जो आपको याद रखनी है, और सारे सवाल एक ही स्टेप से होने वाले हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ √5 की,
सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप दी गई संख्या को परमेय संख्या मानेंगे। पहला काम हम करेंगे, मैं यहां हल लिख देता हूं कि माना √5 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या है। सबसे पहली लाइन तो हर सवाल में आपको यही लिखनी है कि जो संख्या हमको अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है उस संख्या को हम क्या मानेंगे कि वो एक परमेय संख्या है। तब ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या परमेय संख्या है तो फिर हम उसको किसके रूप में लिख सकते हैं कि सर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब आपको P/Q के रूप में लिखने के बाद आपको मैंने 2-3 चीजें और बताई, वो भी आपको याद आ रही होंगी कि यदि कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी है ये तो यहाँ Q का मान क्या होना चाहिए, 0, पहली चीज तो। और जो दी गई संख्या है P और Q क्या होनी चाहिए कि सर पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक हो, वो क्या हो, पूर्णांक हो। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है पूरी प्रश्नावली की, ये लाइन ही पूरी प्रश्नावली का सार है। आप अगर इसको ढंग से समझ लेंगे तो सारे सवाल आप आसानी से समझ पाएंगे रटने की बजाय। जब मैंने ये कक्षाएं पढ़ी थी, कक्षा 10वीं में मैं पढ़ा था तो ये क्लासें लिया करता था तो मैं रटा करता था, बिल्कुल रट्टू तोता हुआ करता था। लेकिन मैंने बाद में चीजों को समझा, तब जाना कि हाँ वास्तव में इस वजह से ये सवाल ऐसे हल होता है। तो यहाँ एक चीज है कि P और जो Q है ना, P और Q दोनों कैसी संख्याएं, सह अभाज्य संख्या है। ये बात आपको बहुत तरीके से याद रखनी है। सहभाज्य संख्या है, क्या है, सहभाज्य। अब आप कहेंगे कि सहभाज्य क्या है, तो मैं बताऊंगा कि सहभाज्य का अर्थ होता है कि दोनों संख्याओं के बीच अगर कॉमन ले, ओवेनिस्ट लें तो एक आना चाहिए, अर्थात HCF एक आना चाहिए, अर्थात HCF कितना आना चाहिए, एक। कैसे, मैंने कोई संख्या ली 8/9, कोई संख्या ले रहा हूं मैं 8/9 बताने के लिए कि सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, 8/9। अब आप इन दोनों संख्याओं को पहले तोड़ लो, ये 2 में टूटेगी और ये 3 में टूटेगी। आप मुझे बताइए कि दोनों संख्याओं में कोई एक संख्या है जो मैच कर रही है, कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में हम एक तो किसी भी संख्या के पीछे लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब आपको दिख रहा है कि यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 1। तो ये 8 और 9 आपस में कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। इसी जगह पे अगर मैं एक उदाहरण ले लेता 8/12 या 12/8, कोई भी ले लो। अब ऐसी स्थिति में क्या ये 8/12 सहभाज्य संख्या है, चलो चेक करते हैं। दोनों को तोड़ो, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको तोड़ो 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आप कॉमन देखो, देखो ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो 8/12 सहभाज्य संख्या नहीं है। ये जो 2/3 निकल के आई है ना, ये सहभाज्य संख्या है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम कॉमन क्या मानेंगे, 1। ऐसी स्थिति में HCF इन दोनों का 2/3 का क्या आएगा, 1। ये संख्या सहभाज्य संख्या नहीं है, ये संख्या कैसी है, सहभाज्य संख्या है। तो आप तो एक बात याद रख लो सहभाज्य के लिए कि दोनों संख्याओं में कॉमन अगर ओनली सिंगल एक अंक आता है तब तो वह सहभाज्य है, अन्यथा वे सहभाज्य नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद हो जाएगी। तो आप P और Q कैसी संख्या होनी चाहिए, दोनों आपस में सहभाज्य, अर्थात तो उनका HCF क्या आना चाहिए, 1। मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। ये क्या है, HCF। ये 3 लाइन आपको हर सवाल में लिखनी है। ये चीज। अच्छा, जो मैं बताऊं ना बिल्कुल एज इट एज परीक्षा में आप अगर कॉपी करके आओगे तो 100% अंकों के साथ सवाल आपका सही जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे। पहला तो हमने कर लिया कि माना √5 एक ऐसी संख्या है, परमेय संख्या है, और ये 3 चीजें हर सवाल में आपको लिखनी है कि Q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। P और Q क्या है, पूर्णांक है, और P और Q दोनों कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है, अर्थात उनका HCF कितना आएगा, 1। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, दोनों और वर्ग। हर सवाल में ऐसे ही करेंगे,
दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर वर्ग करने, करो साहब। √5 का वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, ठीक है। और पी बटे क्यू का करेंगे तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, ऐसे बज गुणा करेंगे तो बज गुणा करने की स्थिति में ऐसे आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा ना, बट्टे में एक रखे ऐसे हम गुणा करते, तो ऐसी स्थिति में हमने गुणा कर लिया, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आ गया मान पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या कह पाएंगे, आप इस चीज को देख करके, ये समीकरण में फर्स्ट नाम दे दूं, आप समीकरण फर्स्ट को देखकर क्या कह पा रहे हैं, आप ये कह पाएंगे कि ये 5 और क्यू स्क्वायर दोनों गुणा में ये संख्या इस संख्या को विभाजित करेगी। आप कहेंगे कैसे, मैं बेसिक से समझाता हूं आपको। कोई संख्या बराबर है, कोई संख्या क्या है, बराबर है। बराबर कब होगी कि जब मैं लिखूं 30 बराबर 30, तभी तो मैं बराबर का निशान लगा पाऊंगा। 25 के बराबर ही तो 25 को लिखूंगा, ऐसे थोड़ी कर दूंगा 20 बराबर 25, ऐसे मैं कर सकता हूं क्या, नहीं, ये दोनों संख्याएं बराबर ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप देखो कि अगर मैं इस 30 को ऐसे लिखूं 5 गुणा 30, मतलब इसके गुणांक में कितना लाऊं मैं, 5, तब ऐसी स्थिति में 5 से 30 विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, आप कह रहे हो रही है। तो इस तरीके से 5P स्क्वायर को विभाजित करेगा। ऐसा मैं जब पढ़ता था तब मैं बिल्कुल नहीं इस चीज को समझ पाया था कि ये संख्या इस संख्या को विभाजित कैसे करेगी। अब आपने कंसेप्ट समझा कि अगर संख्याएं बराबर हैं, ये पूरी संख्या इस पूरी संख्या के क्या है, बराबर है, और इस संख्या के गुणांक में अगर 5 है तो मैंने देखो यहाँ 5 इसके गुणांक में रखा, 6×5 30 होते हैं, 30 बराबर 30। अब इस 5 से मैं इस 5 को काट सकता हूं, मतलब विभाजित कर सकता हूं। तब ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे क्योंकि 5P स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5P को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित, जब उसके स्क्वायर को कर रहा है मतलब तो उसको भी करेगा। पहली चीज तो हमने ये सिद्ध कर ली कि 5P को विभाजित कर रहा है, मतलब P किससे विभाजित हो रही है, 5 से। 5P को विभाजित कर रहा है या P 5 से विभाजित हो रही है, एक ही बात है दोनों। चलो ठीक है, 5P को विभाजित करेगा समीकरण 1। अब हमने यहां तक सवाल कर लिया, सभी सवालों में ये चीजें आपको अप्लाई करनी है कि माना अंडोर जहां संख्या में, अच्छा मैं जहां चलो मैं बाद में ये काम करूंगा, ठीक है। माना √5 एक परमेय संख्या है, तब ऐसी स्थिति में हम मान लेंगे तो इसके बराबर रख देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर ये हो गया। अब हम एक काम और करेंगे, क्या काम करेंगे कि हम ऐसा करेंगे कि एक संख्या के बराबर में, मतलब हम P के बराबर, P बराबर कोई एक मान रख लेंगे, मान के रख रहे हैं। अब हम गणित के विद्यार्थी, और गणित के विद्यार्थी कुछ भी मान सकते हैं। क्या माना कि माना P बराबर हमने मान लिया 5A, ए मान लो, इसकी जगह पे ABCD का कोई सा भी अक्षर आप यूज कर सकते हो, मैंने माना है P बराबर 5। चलो अब मैं P का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो साहब, तो P का मान है 5A, समीकरण 1 ये रहा, P की स्क्वायर है, P स्क्वायर है मतलब 5A का हम क्या कर देंगे डायरेक्ट स्क्वायर, क्योंकि P की जगह पे हमने वैल्यू क्या रखी है 5A, ठीक है। बराबर 5Q स्क्वायर, इसको हम हल करेंगे तो 25A स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, 5 से 25 को हम विभाजित कर लेंगे, मतलब काट लेंगे, तो ऐसी स्थिति में Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5A स्क्वायर।
ऐसी तो आ जाएगा, मैं क्यू स्क्वायर को इधर ले आया हूं और इस संख्या को पूरी को उधर ले गया हूं। जब बराबर से दोनों ओर पूरी पूरी संख्याओं को इधर उधर ले जाया जाता है तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अब फिर वही बात आ गई यहां वाली, देखो ये संकेत ये हल निकल के आया लगभग, जहां पी है वहां क्यू है, तो अब हम यहां कह सकेंगे क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। आप यहां तक चीजों को समझिए। ये 2 स्टेप हो गए हमारे कि P 5 से भी विभाजित हमने सिद्ध कर लिया, मतलब सवाल में आया है बीच में कि P 5 से भी विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। तब ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित है तो इनका HCF तो एक आ ही नहीं सकता, ये दोनों तो आपस में सहभाज्य हो ही नहीं सकती, ये विरोधाभास आ गया बस। और यही विरोधाभास हमको लाना था। अब लाने के बाद हम सवाल में लिख देंगे चूंकि मैं यहां कर दूं सवाल को, दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सवाल हल होने के बाद यहां है, क्योंकि P एंड Q 5 से विभाजित हैं, किससे विभाजित है, 5 से विभाजित हैं, अतः P एंड Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, अतः P एंड Q कैसी संख्या नहीं है, अरे P एंड Q कैसी संख्याएं नहीं है, P एंड Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। और जबकि हमने यहां माना था कि ये है, अतः यह विरोधाभास है, अतः यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है, यह हो रहा है, अतः यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः √5 एक कैसी संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हमको ये ही सिद्ध करना है। दोबारा पुनः समझो एक बार, पूरे सवाल में करना कुछ नहीं है। अगर इस जगह पे आपको मैं यहां गोला बना देता हूं किसी एक पेन से, ब्लैक कलर के पेन से, अगर यहाँ आपको बस संख्याएं चेंज करनी है, अगर कोई सवाल आता है, इस सवाल की जगह पे आप √2 रख के देख सकते हो, √3 रख के देख सकते हो, √7 रख के दे सकते हो, कोई सी भी आप ऐसी संख्या रख के देख सकते हो। अगर सवाल आपको चेंज होके आता है तो आप, मैं गोला कर रहा हूं, बस वही चीज आपको बदलनी है। यहाँ संख्या बदलेगी, यहाँ संख्या बदलेगी, यहाँ बदलेगी, यहाँ बदलेगी, और आपकी यहाँ जो संख्या है वो बदलेगी। इन जगहों पर वो संख्याएं बदलेंगी, अन्यथा आपको पूरे सवाल में कुछ भी नहीं करना है, एज इट एज उतारना है पूरा सवाल, ऐसे की ऐसी उतारना है। बस उस जगह पे संख्या जहां आ रही है आपको संख्या बदलनी है, आप संख्या बदल दोगे तो पूरा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बस पहला वाला ही सवाल थोड़ा सा लेंथी है। अब आप आगे वाले सवाल हम सभी करेंगे। ठीक है, चले आगे चलते। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो वही बात, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम मानेंगे, मान लें कि यहां हल लिख देता हूं। माना, पूरी संख्या को हम मानेंगे कि 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ये हमने मान ली। अब ऐसी स्थिति में हम जैसे ही मान लेंगे तो हम कह सकेंगे कि अतः 3 + 2√5 बराबर, हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। और यहां वही 3 बातें कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, P और Q पूर्णांक है, और P और Q सहअभाज्य है। कैसी संख्या है आपस में? सहअभाज्य। ठीक है, चलो एक काम कर लो, 3 को उधर ले जाओ तो 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q -3। एक काम और कर लो कि 2 को पूरी संख्या के बटे में पहुंचा दो। या अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि परमेय संख्याओं में कैसी भी संक्रिया हो, प्लस की, घटाव की, गुणांक की या भाग की, वो संख्याएं परमेय संख्या ही रहती हैं। परमेय संख्याओं में परमेय संख्या घटाएंगे तब भी परमेय संख्या प्राप्त होगी, और परमेय संख्या में परमेय संख्या का भाग देंगे तब भी परमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये पूरी संख्या कैसी है? परमेय। जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही सिद्ध करके आए कि √5 एक कैसी है? अपरमेय संख्या है। तो ये दोनों तो बराबर हो ही नहीं सकते, कभी भी परमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया और हमारा सवाल भी हल हो गया। तो हम यहाँ कहेंगे क्योंकि √5, या ऐसे कर लो, क्योंकि P/Q -3/2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। अतः यहां विरोधाभास उत्पन्न, अतः यह विरोधाभास है, सीधी लिख दो। अतः यह क्या है? विरोधाभास। अतः पूरी संख्या हमारी कैसी है? अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या ही है, अपरमेय संख्या है। सवाल हल। देखो कितना शॉर्ट हो गया। वो सवाल थोड़ा सा लेंथी था पहले वाला, इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस जो दी गई संख्या है उसको सबसे पहले मानना है। मानने के बाद हम उस संख्या को P/Q के रूप में रखेंगे, क्योंकि हमने मान लिया कि परमेय, और परमेय ही मानते हमें एक ही बात याद आती है कि वो संख्या P/Q के रूप की होगी। यहाँ ये 3 बातें कंपलसरी हैं। अब हमने 3 को उधर ले गए तो माइनस में चली गई पूरी संख्या, 2 को बटे में पहुंचा दिया। तो ये पूरी संख्या कैसी है? परमेय है, और इसके सामने जो दी गई संख्या है वो अपरमेय है। तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया, ये दोनों बराबर ही नहीं है। और जब दोनों बराबर ही नहीं है तो यहाँ हम कह सकेंगे कि 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं आगे सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। चलो, मैं बात कर रहा हूं सवाल नंबर तीसरे की, जिसमें कितने सवाल दे रखे हैं? 3। चले, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा 1/2 ये दी गई संख्या है, वो आपको सिद्ध करनी है कि क्या ये अपरमेय संख्या है। तो वही बात
पुरानी वाली, मानने वाली, हम भी मानने में कम नहीं पड़ते क्योंकि हम भी गणित के छात्र, कि माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। तब हम यहाँ कहेंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि 1/√2 किसके बराबर है? P/Q के रूप में। और वही तीन बातें हैं कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, P और Q पूर्णांक हैं और P एंड Q सहवाच्य है। अब ये बात आप भले ही मत लिखो, कोई ना, लेकिन फिर भी लिख दो तो अच्छी बात है। अब चलो, अब हम वही एक काम करेंगे, हम ये बात पहले से ही जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है? अपर में। तो हम क्यों ना इसको उल्टा कर देंगे, दोनों पक्षों को उल्टा करने पर। दोनों पक्षों को, कोई भी हम काम करते हैं वो दोनों पक्षों में करते हैं, दोनों पक्षों को उल्टा करने कर दो उल्टा, तो ये तो √2/1 हो जाएगा और ये Q/P हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि √2 बराबर Q/P हो गया। Q/P तो परमेय ही है, या मैंने अभी बताया P/Q लिख लो या Q/P लिख लो, बात तो एक ही है, तो दोनों ही परमेय संख्या है। तो एक साइड तो परमेय है और एक साइड कैसी है? अपरमेय। विरोधाभास उत्पन्न हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे, यहां लिखेंगे क्योंकि Q/P क्योंकि Q/P एक परमेय संख्या है तथा √2 एक कैसी संख्या है? एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः यह विरोधाभास है, ऐसे लिख दो ओनली बस। अतः यह विरोधाभास है, अतः यह अतः 1/√2 एक कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। बस हो गया सिर्फ, यही सिद्ध करना था हमको। कितने छोटे छोटे सवाल हैं, देखो, करने को कुछ नहीं है, बस चीजें कंसेप्ट क्लियर है, एक ही पैटर्न पर सारे सवाल हो रहे हैं, वही फिक्स लाइन है, आपको हर सवाल में लगभग वही लाइन यूज करनी है। एक बार सवालों को ढंग से समझ लोगे तो आप इनको कभी भूलोगे नहीं परीक्षा तक। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे की स्लाइड बना ले। सवाल नंबर है 7, दूसरा है 7/√5। चेक करें, यही है ना? 7/√5 हमको वही सिद्ध करना है, तो वही हम मानेंगे। माना, अब शायद आप इन सवालों को स्वयं भी आसानी से कर सकते हैं। माना 7/√5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। अब जैसे ही परमेय संख्या आएगी, हमको एक ही बात याद आएगी कि ये दोनों संख्याएं किसके रूप में होंगी? P/Q के रूप में होंगी। ठीक है, अब P/Q के रूप में होंगी, वही बात 3 के Q का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। P और Q कैसे हैं? कैसी संख्या है? पूर्णांक है, और P एंड Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये बात आपको हर एक सवाल में लिखनी है, लगभग सेम सभी सवालों की भाषा है, बहुत सटीक भाषा है, ज्यादा कुछ आपको करनी है। आप एक काम करो, वज्रगणा कर लो ऐसे करके, तो √5
P बराबर 7Q √5 बराबर 7Q बटे P। अब ये तो हो गई परिमेय, ये हमने अभी सिद्ध की थी अपरिमेय, हो गया विरोधाभास, दोनों ही बराबर है नहीं है तो हम लिख देंगे क्योंकि 7Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास है। अतः यह क्या है? विरोधाभास। इन सवालों में वैसे है नहीं कुछ, ठीक है, आपको बस अब आता 100% है। हाँ, एक बात याद रखना, बस हर परीक्षा में आपको कक्षा 10वीं के हर बोर्ड एग्जाम में आपको 1.2 से एक सवाल जरूर मिलेगा, जरूर 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 मिलेगा आपको। ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम लिख देंगे अतः यह विरोधाभास है, बस लिख दो अतः जो दी गई संख्या है 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। एक बात और देखो बच्चों, अगर अभी से आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रखेंगे, निरंतर जारी रखेंगे, तभी जाकर के आप परीक्षा में एक अच्छा परिणाम दे पाएंगे। अगर आप सोचो कि परीक्षा के बिल्कुल अंतिम समय में 2 या 3 महीनों में हम कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को पढ़ते हैं और समय लेकर अगर कोई चीज को पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से मजबूत होती है। अक्सर कर मैंने देखा है कि सीबीएसई वाले जो बच्चे होते हैं उनका परीक्षा परिणाम एनसीईआरटी वालों की अपेक्षा थोड़ा सा अच्छा रहता है। उसकी वजह क्या है? एक तो वो पूरी साल निरंतर पढ़ाई करते हैं, दूसरा उनके माता पिता उन पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं, तीसरा कि वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से वो बहुत बेहतर से बेहतर शिक्षक से पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी उनकी खासियत है, इस वजह से वो अपना बेहतर कर पाते हैं। एनसीईआरटी वाला बच्चा अपने विद्यालय के जो गुरुजी हैं, शिक्षक हैं, बस उनसे पढ़ के ही संतुष्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके विद्यालय के जो गुरुजी हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन हो सकता है कि उस बच्चे की समझ में उन सर का पढ़ाया समझ नहीं आ रहा हो। तब ऐसी स्थिति में उस बच्चे को यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से एक पर्टिकुलर ऐसा शिक्षक ढूंढना चाहिए जिसकी उसकी अच्छी तरह से समझ में आए, वो आपका बेस क्लियर मजबूत करे। वह आप प्रतिदिन वहां डेली क्लास लीजिए। ये निश्चित है कि शहरी बच्चों की अपेक्षा ग्रामीण बच्चों में हुनर, प्रतिभा बहुत ज्यादा होती है। उनकी अपेक्षा प्रतिभा उनमें बहुत ज्यादा होती है, बस उनकी प्रतिभाएं छुपी हुई रहती हैं। ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं गांव के बच्चे। आपने कभी सुना है कि फलाना शहर का पहलवान आया है लड़ने कुश्ती में? ना, गांव के होते हैं मजबूत हर तरीके से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। बस उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। आप अगर सही जगह, सही प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता पाते हैं। आपको जरूरत है एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुनने की, एक अच्छा साथी चुनने की और एक अच्छा गाइडेंस चुनने की। आप जीवन में जो कोई भी मुकाम हासिल करना चाहोगे कर पाओगे, लेकिन आपका साथी, आपको गाइड करने वाला एक बेहतर कृष्ण की तरह होना चाहिए। जिस तरीके से अर्जुन को एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने में, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने में, श्रेष्ठ योद्धा बनाने में श्री कृष्ण का हाथ था, उसी तरह आप भी अपने जीवन में एक श्री कृष्ण को ढूंढें। और ये सबसे पहले तो ये जाने कि वो सच में कृष्ण है कि, आप समझ रहे हैं मैं दूसरे किस पहलू की बात कर रहा हूं? हाँ, तो वो तो नहीं है, पहले कृष्ण को ढूंढिए। कृष्ण मिलने के बाद रथ पर विराजमान हो जाइए, चलते जाइए, पढ़ते जाइए। चलो
प्रतिदिन कक्षाएं आपको दी जाएंगी। आज हुआ क्या था कि पिछले 16-17 घंटों से लाइट नहीं आई है, इस वजह से कक्षा आपकी प्रॉपर 7 से 8 बजे के आसपास नहीं आ पाई है, थोड़ा सा लेट हो गई है, उसके लिए माफी। चलो चलते हैं हम आगे अपने सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, एक बार देखते हैं सवाल में क्या था कि 6 प्लस √2, 6 प्लस √2। अब हमको लास्ट अपना सवाल सिद्ध करना है, कौन सा है, 6 प्लस √2। ये सिद्ध करना है कि ये परमेय संख्या अपरमेय संख्या है। तो वही बात अपनी पुरानी घिसी पिटी, माना 6 प्लस √2 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। तब हमें एक ही बात ध्यान आएगी कि ये दी गई संख्या किसके बराबर में होगी, P/Q के रूप में, जहां Q का मान क्या नहीं होगा, 0, और P और Q होंगे पूर्णांक, और P एंड Q क्या होंगे, आपस में सहवाच्य। ठीक है, चलो एक काम करूं, मैं 6 को उधर ले जाऊं, तो P/Q बराबर √2 बराबर P/Q -6। अब आपको सीधी सी बात अभी अभी शुरुआत में हमने समझाई थी कि किसी परमेय संख्या में से कोई भी संख्या घटाओ, जोड़ो, गुणा, भाग, कुछ भी करो, वो परमेय ही रहती है। तो ये पूरी संख्या कैसी है, परमेय। और ये संख्या अभी हम सिद्ध करके आए कि अंडोड में संख्याएं होती हैं, वो कैसी होती है, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो हम कहेंगे चूंकि P/Q -6 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरमेय संख्या है। अब यही विरोधाभास उत्पन्न हो गया, अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर तो हो ही नहीं सकती, एक अपरमेय संख्या है, अतः यह विरोधाभास है, अतः यह विरोधाभास है, अतः 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या। बस सिद्ध कर ली। आपको ये भाषा थोड़ी सी बस याद करनी है, भाषा याद होगी तो आप आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे। सबका बेसिक एक ही तरीका है आपको, लेकिन मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी। आप करोगे मेहनत जब भी सक्सेस पाओगे। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए समझ में तो मुझे लगता है आ रहा होगा। आप अगर कुछ भी ऐसा लगे कोई कमी रह रही है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं। अब देखो, बाकी टीचरों की तरह हो हुल्ला करना तो आता नहीं है, बिल्कुल नस से फाड़ना आता नहीं है। आराम से शालीनता से आपको पढ़ाया जाएगा, आपका बेस क्लियर किया जाएगा। फालतू बातें न मैं आपसे करूंगा, ना आप मेरे से कमेंट या किसी भी चीज में करोगे। बहुत तरीके से शालीनता से हम पढ़ेंगे। अभी हमें पूरी साल पढ़ना है, मेहनत करनी है, अच्छे अंकों से पास होना है, एक रिकॉर्ड बनाना है कि आप 100% अंकों के साथ और कक्षा 10वीं में गणित और विज्ञान में अंक प्राप्त करें। ठीक है, पढ़िए आराम से, और कोई चीज हो तो मुझे सुझाव दीजिए। मैं विदा लेना चाहूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।